हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन के। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू ईएल एकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़े, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, यानी यहाँ पर जो हम आंसर देने वाले हैं वो टू द पॉइंट होंगे, मार्किंग स्कीम के ऊपर बेस्ड होंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अगर कोई टॉपिक ऐसा आता है आंसर में जो आप वहाँ जानना चाहते हैं, जिसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है या जिसकी डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं, तो मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। प्लीज़ आप वो वीडियो जो है वो देखकर वहाँ पर उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एरर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। एरर जो है वो सिंपल जो आपका इंग्लिश में एरर होता है, यानी प्रॉब्लम जनरेटिंग कोई भी चीज़, बिल्कुल वैसा ही आपके पास जो है वो प्रोग्रामिंग में होता है। यानी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, आपने एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश की बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट हुआ लेकिन आप वहाँ पर कुछ और आउटपुट चाहते थे, आपको कोई और आउटपुट मिल गया। तो किसी भी तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो आपके लिए एरर है। एग्जाम्पल के लिए आपने याद रखना है कि आपके पास सिंटेक्स एरर होते हैं, रन टाइम एरर होते हैं और लॉजिकल एरर होते हैं। क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन जो है वो पाइथन ऑब्जेक्ट होते हैं। ये एरर का एक छोटा ग्रुप आप मान लो। जैसे सबसे बेसिक अगर हम बात करते हैं एरर्स की, तो सिंटैक्स एरर सबसे पहले दिमाग में आता है कि हाँ, हम एक्सप्रेशन को अगर सही ढंग से नहीं लिखते, जो सिंटैक्स हैं वहाँ पर वो हम सही नहीं दे रहे हैं, मतलब सिंटैक्टिकली वो इनकरेक्ट है हमारी स्टेटमेंट, तो सिंटैक्स एरर आ जाता है। हमने जो लिखा वो प्रोग्रामिंग को नहीं समझ में आया, वहाँ पर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ यही एरर नहीं होते हैं। अगर मान लो हम कोई एक फाइल है वहाँ पर ओपन करना चाहते हैं और वो फाइल है ही नहीं, हमने कहीं पर डिवीज़न करवाई है और डिनोमिनेटर में गलती से हमारे पास कोई नंबर जो है वो हमने ज़ीरो कर दिया, या तो हमने ज़ीरो कर दिया या फिर वो नॉर्मल फ्लो के साथ में अपने आप ज़ीरो हो गया। ये एरर जो है वो हमारे जो नॉर्मल एक्सिक्यूशन है उसको रोक सकते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो फ्लो है उसको ख़राब कर सकते हैं। इनको हम एक्सेप्शंस कहते हैं। एक्सेप्शंस जो हैं वो जनरली हमने वो वाला ग्रुप बनाया हुआ है जिसे हम बाद में हैंडल कर सकें। कैसे हैंडल करते हैं वो बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑल द एक्सेप्शंस आर एरर्स बट नॉट ऑल द एरर्स आर एक्सेप्शंस। हमने अभी अभी बात की है एक्सेप्शंस की, कि एक्सेप्शंस हमारे एरर्स का एक छोटा सा ग्रुप है। ये ऐसा ग्रुप है जिसे हम हैंडल कर सकते हैं या हम हैंडल करना चाहते हैं। मतलब ऐसे एरर्स जो अगर आ जाएं और हम चाहें कि वो हमारे नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम को डिसरप्ट ना करें, तो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलर नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि वहाँ पर एक्सेप्शंस को हैंडल करने में हमारी हेल्प करेगा। लेकिन हमारे पास कुछ एरर्स जैसे कि सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर्स है, रन टाइम्स एरर्स हैं, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्लिसिटली हैंडल नहीं किए जा सकते, जैसे कि एक्सेप्शंस को किया जा सकता है। मतलब अगर वो आएंगे तो वो वहाँ पर प्रोग्राम को डिसरप्ट करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बिल्ट इन एक्सेप्शंस। ये ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि डेवलपर्स को पहले से पता होता है। मतलब लैंग्वेज जो भी वहाँ पर डेवलप कर रहा है उसे एक चीज़ पहले से पता होती है कि यहाँ पर एरर आ सकता है। तो वो डेवलपर जो हैं, वो प्रोग्रामर्स जो हैं, उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर पहले से ही कुछ एरर्स डिफाइन कर देते हैं। वो ऐसे एरर्स या एक्सेप्शंस होती हैं जिनके हैंडलर जो हैं, जब कभी भी वो वाले एरर आएंगे तो उसका रीज़न जो है वो भी देंगे और वहाँ पर एक्सेप्शन का नाम भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। जो एक्सेप्शंस डेवलपर्स जो हैं वो पहले से सोचते हैं कि हाँ ये वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती हैं, उन्हें तो हम कहते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस। लेकिन जब कोई प्रोग्रामर जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम वहाँ पर लिखता है, आप खुद सोचिए कि एक प्रोग्रामर मान लो एक गेम बना रहा है, तो उस गेम में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो एक लैंग्वेज डेवलपर को नहीं पता होगा। ऑब्वियस है, वो जो है वो प्रोग्रामर जो है, जो भी वहाँ पर गेम डेवलप कर रहा है, वो वहाँ पर इजीली समझा पाएगा या उसको पता होगी। तो ऐसे में कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो हम अपने आप जो है वहाँ पर रेज करवा सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रोग्रामर जो है वो अपने आप एक प्रोग्राम के लिए अपनी वहाँ पर एक्सेप्शन लिखता है, तो उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ प्रोग्रामर रेज एक्सेप्शन, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ रेज स्टेटमेंट। तो सिंपल हमारे पास रेज या असर्ट, ये दो स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो वहाँ पर एक्सेप्शन जो है वो रेज करवाने में हमारी हेल्प करती हैं। जो सिंटेक्स है हमारा रेज स्टेटमेंट का, वो सिंपल क्या होता है कि हमने वहाँ पर रेज लिखना होता है, उसके बाद जो भी हमारे पास एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन का नाम, या फिर सिंपल आप उसको एक्सेप्शन दे सकते हैं और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट जो है वो आप वहाँ पर पास कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट नहीं भी देते तो भी आपकी एक्सेप्शन जो है वो वहाँ पर रेज हो जाती है।
मान लो मैं एक गेम बना रहा हूँ, तो वो गेम कब तक चलनी चाहिए? जब तक कि हमारा प्लेयर वहाँ पर जिंदा है। अगर मान लो वहाँ पर एचपी मैं ले लेता हूँ उसके हेल्थ पॉइंट्स, और हेल्थ पॉइंट जो है वो किसी तरह से जीरो हो जाते हैं, एचपी जीरो होने के बाद ऑब्वियस है मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ पर मेरी गेम जो है वो आगे कंटिन्यू हो, तो मैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो है वो रेज करवा देता हूँ। मैं कंडीशन देता हूँ कि अगर मान लो मेरा एचपी जो है वो जीरो है, तो यहाँ पर जो एक एक्सेप्शन है वो वहाँ पर रेज हो जाए। एक्सेप्शन को रेज करने के लिए सिंपल मुझे रेज एक्सेप्शन लिखना है। अगर मैं यहाँ पर कोई नाम देना चाहता हूँ तो मैं उस एक्सेप्शन को नाम दे सकता हूँ। मान लो मैं इसको देता हूँ माई एक्सेप्शन, तो यहाँ पर माई एक्सेप्शन नाम की एक एक्सेप्शन जो है वो रेज हो जाएगी। मैं सेव करके रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल मेरे पास एचपी जीरो होने के बाद एक एक्सेप्शन आ गई है। ये एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पर अपना नाम बता रही है, माई एक्सेप्शन है, और क्यों आई है वो वाला ब्लॉक जो है वो अपने आप रेज करके बता रही है। इस तरह से हम कभी भी कोई भी एक्सेप्शन रेज करवा सकते हैं, कोई भी अपनी एक कंडीशन देकर। इसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज असर्ट स्टेटमेंट वर्क इन पाइथन, व्हाट इज इट्स सिंटैक्स? असर्ट स्टेटमेंट और रेज स्टेटमेंट जो है ये दोनों ही हमारी एक्सेप्शन जो है उनको रेज करवाने में हमारी हेल्प करती हैं। जो हमारे पास रेज स्टेटमेंट होती है उसके लिए हमें कंडीशन जो है वो पहले देनी होती है। जो असर्ट स्टेटमेंट होती है उसमें हमारे को एक्सप्रेशन उसके बाद देना होता है, तब जाकर हमारे को वहाँ पता चलता है कि हाँ इस वाली स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है या नहीं है। असर्ट स्टेटमेंट कैसे काम करती है इसको समझने के लिए सिंपल हमने पहले क्या किया है कि एक मॉड्यूल मैथ जो है वो ले लिया और एक यहाँ पर इनपुट ले लिया है। इनपुट को मैंने इंट के अंदर कन्वर्ट किया है। अब मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ जो भी स्क्वायर रूट है ए का, तो वो मैं कैसे करवा सकता हूँ? उसके लिए मुझे मैथ का SQRT ये मेथड लेना पड़ेगा। इसमें मैं ए पास कर देता हूँ और सिंपल सा मेरा प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है वो आपके सामने ही है। मैंने इसको सेव किया, रन किया। रन जब मैं करवा रहा हूँ तो नंबर जो है वो मेरे सामने आ रहा है कि मैं उसको एक नंबर दूँ। मान लो मैंने यहाँ पर -5 दे दिया, तो -5 देते के साथ आप देखते हैं कि मेरे पास एक वैल्यू एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैथ मॉड्यूल है वो स्क्वायर रूट तभी कर सकता है जब हमारा ए पॉजिटिव हो। अब क्योंकि हमारे पास ये वाली एक्सेप्शन आ गई और हम चाहते हैं कि ये वाली एक्सेप्शन जो है वो ना आए, हम वहाँ पर इस वाली एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें, तो हमारे को पहले सोचना पड़ेगा। मतलब जब हम ये वाला प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम पहले से असर्ट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर लेंगे। हम यहाँ पर जो है वो असर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। असर्ट स्टेटमेंट के अंदर हम जो है वो कहते हैं कि वो ए को चेक करे कि वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब तो है ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम यहाँ पर जो है वो बता देते हैं कि नंबर गिवन इज नेगेटिव। और अब यही जो है इसको रन करवाते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। और अब मैं फिर से यहाँ पर जो नंबर है उसको मैं नेगेटिव दे देता हूँ, -5। अब मैंने -5 दिया तो आप देखेंगे कि इस बार जो है वो हमारे पास वैल्यू एरर नहीं आया जैसा कि लास्ट केस में आया था। इस बार जो है वो हमारे पास असर्शन एरर आया है। इसमें वो कह रहा है नंबर गिवन इज नेगेटिव, यानी वो हमारे को बता रहा है कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज मेंट बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाउ इज इट डन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? जो भी हमारी एक्सेप्शंस रेज होती हैं, जब भी वो एक्सेप्शंस आए तो हम वहाँ पर क्या करवाना चाहेंगे। और ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि हम ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं, एक्सेप्शन हम हैंडल क्यों करवाना चाहते हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका एक्सिक्यूशन ना रुके। मतलब हमने एक प्रोग्राम बनाया है और उसका एक नॉर्मल फ्लो है, एक कोई ऐसा एरर है जो कि वहाँ पर इनसिग्निफिकेंट है, वो आ रहा है और बार बार वो प्रोग्राम को इंटरप्ट कर रहा है। हम मान लो ऐसा नहीं चाहते, हम जस्ट चाहते हैं कि हमें वो पता चल जाए कि क्या एरर है, दैट्स इट। लेकिन हम नहीं चाह रहे कि हाँ वो वहाँ पर जो मेन हमारा एक्सिक्यूशन है उसको रोके। तो ऐसा करवाया जा सकता है एक्सेप्शन हैंडलिंग से। इसमें क्या किया जाता है, जो मेन लॉजिक है हमारे प्रोग्राम का उसको अलग किया जाता है, और ऐसे ब्लॉक जो वहाँ पर एरर जनरेटिंग हो सकते हैं, मतलब जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एरर आ सकता है, उनको अलग से लिखा जाता है। वो जो ब्लॉक्स होते हैं उनके एरर्स को वहाँ पर हैंडल किया जाता है कि अगर ये एरर आए तो ऐसा हो जाए, अगर एरर नहीं आए तो ऐसा हो जाए। ये जो है इसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये कैसे की जाती है ये हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। मतलब जो थ्रो होती है एक्सेप्शन, उसकी प्रोसेस किस तरह से एग्जैक्टली काम करती है वो हमने बताना है। तो जब कभी भी कोई भी एक एरर आता है तो पाइथन जो है वो हमारे पास एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर जो भी हमारे पास एरर है, उसका टाइप है, उसका फाइल नेम, पोजीशन प्रोग्राम में कहाँ पर है, वो सब कुछ जो है वो डिटेल होती है उसके अंदर। और ये जो पूरी डिटेल होती है, मतलब ये पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा एक्सेप्शन, ये रन टाइम सिस्टम को दे दिया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन जो है वो हैंडल हो सके।
यही जो हमारी पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है और इसको रन टाइम सिस्टम को दिया जा रहा है, इसी को बोलते हैं थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स? जब एक्सेप्शन हो जाती है तब एग्जैक्टली क्या होता है? अगर मान लो हम किसी भी एक प्रोग्राम में काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, तो जो कंट्रोल है वहाँ पर प्रोग्राम का, वो वहाँ पर एक्सिक्यूशन को छोड़कर वो चला जाता है एक्सेप्शन हैंडलर की तरफ। जो रन टाइम सिस्टम है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक पूरे के पूरे प्रोग्राम को देखता है कि एक्सेप्शन हैंडलर है कहाँ पर। एक्सेप्शन हैंडलर मतलब जो भी वहाँ पर उस एक्सेप्शन को रेज कर रहा है उसको जो हैंडल कर सके। सबसे पहले तो वो उस मेथड के अंदर देखेगा जहाँ पर एक्सेप्शन हमारी रेज हुई है। अगर मान लो उसको एक्सेप्शन हैंडलर वहाँ पर नहीं मिलता तो वो उस मेथड को देखेगा जिस मेथड ने इस मेथड को कॉल किया है। तब भी नहीं मिलता तो फिर वो वहाँ पर देखेगा उस मेथड को जिस मेथड ने एक मेथड को कॉल किया, अल्टीमेटली उसने दूसरे को कॉल करके वहाँ पर एक्सेप्शन रेज करवाई। तो ये हियरार्किकल एक सर्च जो है वो रिवर्स ऑर्डर में चलती रहती है जब तक कि हमारा एक्सेप्शन हैंडलर मिल नहीं जाता। तो पूरी की पूरी क्लास के अंदर, पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर जिसको भी वो एक के बाद एक वहाँ पर देखता जाएगा, वो एक वहाँ पर लिस्ट बनती जाएगी मेथड्स की, उसे हम बोलते हैं कॉल स्टैक। तो अगर मान लो हमारे पास कोई एक एक्सेप्शन हैंडलर मिल जाता है जो कि किसी भी वहाँ पर मेथड के अंदर है जो कि उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, तब तो है ओके। लेकिन इन केस कि वहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिलता तो ऐसे में जो भी प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन है वो रोक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज? जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होती है कि कुछ लाइंस वहाँ पर ऐसी हैं जो हो सकता है प्रॉब्लम जनरेट कर सकती हैं। अगर मान लो हमारे पास ऐसी लाइंस हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उनको हमेशा हमारे को ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज के अंदर लिखवाना चाहिए। कैसे? हमें वो ब्लॉक जिसके अंदर कुछ भी एरर जनरेटिंग हो सकता है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, उसे ट्राई ब्लॉक में लिखना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि ऐसे में कोई एरर आए और उस एरर के आने पर हम कोई एक दूसरा पर्टिकुलर ब्लॉक वहाँ पर एक्सिक्यूट करवाएं, तो उसे हमें एक्सेप्ट में लिखना चाहिए। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो किस तरह से काम करता है, इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a, इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5। कोई मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जहाँ पर a की वैल्यू अगर 5 हो गई तो मुझे कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखूँगा कि अगर मान लो हमारे पास a की वैल्यू 5 जो है वो हो जाए तो वहाँ पर एक एक्सेप्शन जो है वो रेज हो जाए। उसके लिए सिंपल मैंने इस तरह से लिखा, मुझे यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अब बाहर आकर एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो लिखना है। तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू को यहाँ पर मैं कर देता हूँ 6। अब यहाँ पर जो है वो मैं a की वैल्यू को 6 कर देता हूँ और मैं बाहर आकर यहाँ पर प्रिंट जो है वो करवाता हूँ a। तो अब ऐसे में क्या होगा, जब कभी भी मेरे पास a की वैल्यू 5 है तो मेरा ट्राई ब्लॉक क्या कर रहा है, वो यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि क्या a की वैल्यू 5 है। अगर a की वैल्यू 5 है तो वो क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को रेज कर रहा है। अगर हमारे ट्राई ब्लॉक की स्टेटमेंट में एक्सेप्शन रेज होती है, ये जो है ये बहुत ही स्टूपिड वे मैंने आपको बताया, लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है। ऑब्वियस है कभी भी आप ऐसा नहीं करते कि हाँ a की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू को आप यहाँ पर चेक करवा रहे हैं। अभी के लिए आप मेन ये समझ लीजिए कि आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन रेज कर रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा, तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो काम करेगा। जब आपका एक्सेप्ट ब्लॉक काम करता है तो ऑब्वियस है आप उसमें जो भी करवाएंगे वो हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपने 5 दी थी, लेकिन अब वो a की वैल्यू 6 हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि ट्राई ब्लॉक ने वहाँ पर एक्सेप्शन रेज की होगी, और जब भी एक्सेप्शन रेज होगी तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो काम करेगा। अब अगर मान लो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ गई है। मैं आपको इसको थोड़ा सा अंदर करके दिखा देता हूँ आउटपुट को। तो हमारे पास 6 आ गई। अगर मान लो हमारे पास हम a की वैल्यू 7 लेते जो कि 5 नहीं है, तो ऐसे में आपका ट्राई ब्लॉक जो है वो कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं करता। अगर वो एक्सेप्शन रेज नहीं करता तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो वहाँ पर काम नहीं करता। तो ऐसे में आपके पास a की वैल्यू वही होती है जो आपकी इनिशियल वैल्यू है। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देखेंगे आपके पास a की वैल्यू वही है जो आपके पास पहले थी। तो इस तरह से हमारा ट्राई और एक्सेप्ट क्लॉज जो है वो काम करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज वर्क? ट्राई और एक्सेप्ट कैसे काम करते हैं ये तो आपको पता चली गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्राई एक्सेप्ट एल्स कैसे काम करेगा। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक काम करता है। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक काम करता है। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन नहीं आएगी, वहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक काम नहीं करेगा, तब वहाँ पर एल्स ब्लॉक आप दे सकते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं होता कि आपने देना है। ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इसके लिए सेम प्रोग्राम दोबारा से लेते हैं हम। यहाँ पर ऐसा करते हैं, एल्स
इस तरह से एक ब्लॉक और क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर जो है वो a की वैल्यू जो है वो मैं दे देता हूँ 10। अब अगर मान लो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 5 होती है, मैं इसको सेव करके फिर से रन करता हूँ, तो हमारे पास a की वैल्यू 6 हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन जो है वो काम कर रही है। अगर मान लो हम वहाँ पर इसकी वैल्यू 7 करते हैं, अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो आप देखेंगे इस बार जो है उसकी वैल्यू 10 हो गई। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर ट्राई किया और ट्राई करने में हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई। एक्सेप्शन नहीं आई तो हमारा ये एक्सेप्ट ब्लॉक काम नहीं करेगा। जब एक्सेप्ट ब्लॉक आपका काम नहीं करता है तो ऐसे में एल्स ब्लॉक आपका काम करता है। तो ऐसे में आपके पास a की वैल्यू जो है वो 10 हो गई और यही आपके पास फाइनल आ गया। तो आपने ध्यान रखना है कि किसके बाद कौन सा ब्लॉक वहाँ पर काम करेगा। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक काम करता है। ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन आती है तो ऐसे में एक्सेप्ट ब्लॉक काम करता है, और अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती, आपका एक्सेप्ट ब्लॉक काम नहीं करता है, तो ऐसे में आपका एल्स ब्लॉक काम करता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज फाइनली क्लॉज यूज्ड। फाइनली क्लॉज क्या होता है? जो भी हमारे पास वहाँ ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स ब्लॉक है, इसके एंड में हम एक ब्लॉक दे सकते हैं जो कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि वो क्या करवाएगा। मतलब हम अगर चाहते हैं कि कोई एक ब्लॉक है वो वहाँ पर काम करे ही करे, मतलब एक्सेप्शन आए, एक्सेप्शन ना आए, कुछ हो कुछ ना हो, हमारे पास हमेशा वो वाला ब्लॉक अगर हम चाहते हैं कि वो काम करे ही करे, तो हम वहाँ पर फाइनली क्लॉज यूज़ करते हैं। समझने के लिए दोबारा से हम चलते हैं उसी प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पर जो है मैं आपको फाइनली जो है वो एक ब्लॉक जो है वो लेता हूँ और ये लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो दे देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनली। अब यहाँ पर मैं a की कोई भी वैल्यू डालूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ये वाला जो हमारा ब्लॉक है ये काम करेगा ही करेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है 5 लेता हूँ, मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे फाइनली मेरे पास आउटपुट में आया। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो यहाँ पर एक्सेप्शन रेज हुई। एक्सेप्शन रेज होने के कारण a की वैल्यू 6 हो गई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्सेप्शन रेज हो रही है या नहीं हो रही, मेरे पास फाइनली ब्लॉक तो काम कर ही रहा है। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग फाइनली आ जाएगी, जो कि हम फाइनली यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर कोई और वैल्यू ले लेते, 6 ले लेते, मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो ऐसे में आप देखेंगे कि हमारे पास ट्राई ब्लॉक काम नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सेप्शन वहाँ पर रेज नहीं हो रही है। एक्सेप्शन रेज नहीं हो रही है तो एक्सेप्ट ब्लॉक काम नहीं कर रहा है। ऐसे में हमारा एल्स ब्लॉक काम करेगा जिसमें a की वैल्यू 10 हो जाएगी। लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सब के बाद जो है वो फाइनली क्लॉज तो काम कर ही रहा है। तो ऐसे में हमारे पास a की वैल्यू फाइनली हो गई, जो कि हमारे को आउटपुट में मिल गई। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका फाइनली क्लॉज हमेशा काम करेगा। आपका ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स ये कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास जो भी आपने वहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है फाइनली क्लॉज के अंदर, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो बस बेटा जी, इस फाइनली क्लॉज के साथ में ही फाइनली हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर को रैप अप करने में आपकी हेल्प करेंगे ख़त्म होते हैं। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको मेरा मेथड पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।